जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हम सब के लिए बहुत खुशी की बात थी, पूरे देशवासियों के लिए, कि पतंजलि ने एक पहल करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने, और पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में हमारे ऋषियों ने, जो महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने जो लिखा कि एक एक औषध के क्या क्या गुण हैं, कैसे वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, किस प्रकार से उसको ऊपर प्रभाव डालता है, वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने लिखी हुई थी, उसके आधार पर पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने एक गाइडलाइन तैयार की। ऐसी 100-150 औषधियों को देखा गया कि इनके अंदर ऐसी कौन सी है जो आज के कोरोना, जो नोबल कोविड कोरोना वायरस है, इस वायरस से लड़ सकती हैं। और पतंजलि के अंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें कि आधुनिक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे क्या किया जाता है, उनकी इनको क्या पता, तो उसके लिए यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम है जो पूरी चीज़ों को समझती है। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यूएस की रेपुटेड लैब में रहे हुए हैं। उन वैज्ञानिकों के साथ पूरी एक योजना बनाई गई कि किस प्रकार से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, इससे कैसे निपट सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितने जो बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें से एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एक बड़ा हॉस्पिटल है निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। इसको अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो निम्स यूनिवर्सिटी है, जो राजस्थान की निम्स हॉस्पिटल है, इसके साथ ये जयपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, इसके साथ तय किया गया कि हम कोरोना के ऊपर हम एक रिसर्च करेंगे, कोरोना किस प्रकार से हम कोरोना से आयुर्वेद के माध्यम से बच सकते हैं। और देखिए, ये जो दवाई बनाने की बात, कोरोना की वैक्सीन बनाने की बात, दवाई बनाने की बात, उसके उपचार की बात, ये पूरी दुनिया में हो रही है। वैक्सीन अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मोटे तौर पर यह समझाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की मिलिट्री की लैब लगी हुई है। इजराइल की मिलिट्री की लैब लगी हुई है, यूके, यूएसए, इन सब की लैब्स लगी हुई हैं। चाइना ने तो अपने हैकर्स को छोड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में कहीं कोई डेवलपमेंट होती है, कहीं कुछ खोज होती है, तो उसके डाटा को उड़ा दिया जाए। उसके डाटा को उड़ाकर उसी में थोड़ा सा, जैसे 6 महीने लगाकर कुछ रिसर्च किसी इंस्टीट्यूट ने की, उस डाटा को वैसे ही उड़ा लिया जाए और उस रिसर्च में थोड़ा बहुत चेंज करके फिर उसको नए रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए। और इस कोरोना वायरस के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, पहले ही बताया जा चुका है। मैंने भी बहुत बार कहा है, दुनिया के दूसरे लोगों ने कहा है कि ये कोविड कोरोना वायरस, ट्रंप भी ये कहता है, CIA कहता है, और केवल अमेरिका नहीं कह रहा, कनाडा कह रहा है, न्यूजीलैंड कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, इटली कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है, जो बड़े बड़े देश हैं वो कह रहे हैं। इजराइल के जो मोसाद के जासूस रहे हैं, उसने कहा है कि वुहान की ये जो लैब जहां से नोबल कोविड कोरोना आया, ये कोई सिविल लैब नहीं है, ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट रहा है, मिलिट्री की एक ये लैब रही है। तो ये इसके बारे में वो बातचीत करते हैं, वो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो पूरी दुनिया में सरकारी स्तर के ऊपर लगे हुए हैं। एक तो अपने देशवासियों के लोग को, देशवासियों को कि प्राण को बचाने हैं। दूसरा काम क्या करना है, देशवासियों के प्राण बचाने के साथ साथ अगर ये वैक्सीन, इसका कोई ट्रीटमेंट यदि कोई भी देश खोज लेता है तो उस देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। देखिए, आज पूरी दुनिया में, मैं ये रेफरेंस के साथ बता रहा हूं कि फार्मा कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं अमेरिका में सांसदों के चुनाव लड़वाने में। WHO स्वास्थ्य संगठन में $5 बिलियन का उसका जो वार्षिक बजट है, उसका 1/3 केवल बड़ी फार्मा कंपनियों के दान से आता है। मतलब WHO जो चलता है, अमेरिका फंडिंग करता है, चीन करता है, हर देश फंडिंग करता है, वो एक हिस्सा है। WHO यदि 100 रुपए कहीं खर्च करता है तो उस 100 रुपए में से जो 35 रुपए आते हैं, वो 35 रुपए बड़ी फार्मा कंपनियों के यहां से आते हैं। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी का 85% बजट फार्मा इंडस्ट्री की फंडिंग से आया था। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है ना, जो सारे पैरामीटर तय करती है, गाइडलाइन तय करती है, उसको फंडिंग करने का काम कौन कर रहा है? फार्मा कंपनियां कर रही हैं। FDA के बजट का जो मेन सोर्स है वो इन फार्मा कंपनियों से प्राप्त होने वाली फीस है, जिसको अमेरिका की सरकार ने 1992 में PDUF एक्ट, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यूजर फी एक्ट के माध्यम से कानूनी बना दिया कि एक तरीके से हम आपसे ये पैसा लेंगे। 2009 में WHO ने मानक पूरे ना होने के बावजूद फार्मा कंपनियों के दबाव में स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित किया। स्वाइन फ्लू इतना फैला नहीं था, लेकिन स्वाइन फ्लू को महामारी के रूप में घोषित किया 2009 में, और जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि WHO ने घोषित किया है तो होगा क्या
कि अब किसी देश ने, किसी कंपनी ने कोई वैक्सीन बनाई, अब डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि महामारी है। अब महामारी है तो अगली गाइडलाइन क्या आएगी कि आपके देश में यदि 100 करोड़ लोग हैं तो आप कम से कम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाइए, उनको ये टीका करवाइए, इनका ये टीकाकरण करवाइए। फिर ये लॉबी कितनी खतरनाक, आप अंदाजा लगाइए। तो ये जो पहनाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लो मुझे कल को ऑस्ट्रेलिया जाना है, या मुझे यूएसए जाना है, यूके जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल के साथ मैंडेटरी क्या कर दिया जाएगा कि मुझे वीजा अप्लाई करना है तो वीजा अप्लाई करने से पहले मुझे अपना वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाना पड़ेगा कि मैंने वो वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं करवाया। यदि वैक्सीनेशन नहीं है तो मैं उस देश में जा नहीं सकता। ये लॉबी इतनी खतरनाक है। और ये जो वैक्सीन की, ये नोवल कोविड कोरोना फैलाया गया है, ये म्यूटेट करता है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है, ये सारी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए, आप मीडिया को देख लीजिए, आप विशेषज्ञों को सुन लीजिए, उसमें चाहे ऐसे ऐसे जो वायरोलॉजी के जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनके आप बयान सुन लीजिए। साउथ कोरिया की बात ले लीजिए, जापान की बात ले लीजिए, उनके विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं, यूके वाले कह रहे हैं, ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटी ये बात कह रही हैं, इटली कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, इजराइल कह रहा है, यूएसए कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, और अमेरिका के साथ साथ कनाडा कह रहा है, न्यूजीलैंड कह रहा है। तो ये सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। तो वैक्सीन की लॉबी कितनी खतरनाक है। तो अभी तो वैक्सीन की लॉबी का एक अगला इरादा क्या है कि चावल के दाने के, जो छोटा मेमोरी कार्ड चावल का दाना है ना, इस चावल के दाने के बराबर की चिप बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर दी जाए, कि वैक्सीन की चिप लगा दी जाए कि जब कहीं जैसे बार कोड में हम स्कैन करते हैं ना, कि बार कोड में हम पेटीएम को स्कैन करते हैं तो पता लग जाता है कि उसका कितना नंबर है, ऐसे ही स्कैनिंग हो हर व्यक्ति की और उसकी वैक्सीनेशन का डाटा सामने आ जाए। और ये वैक्सीनेशन के नाम से कोरोना की वैक्सीन आएगी। ये कोरोना की वैक्सीन कोई 100, 200, 500 रुपए की आने वाली नहीं है। अभी कोरोना को जो महामारी के रूप में जो फैला है और जो फैलाया गया है, इसका जो हवा बनाया गया है, इसको अगर आप मूल में जाएं, डब्ल्यूएचओ के बयान देखिए आप 31 दिसंबर को पहली बार डब्ल्यूएचओ को चीन की चिट्ठी मिली थी, और चीन की चिट्ठी के साथ साथ ताइवान की चिट्ठी मिली थी। पहली 31 दिसंबर से लेकर अब तक के डब्ल्यूएचओ के आप बयान देख लीजिए, मई तक उनके बयान ऐसे रहे, अप्रैल तक, कि ये कोई फैलता नहीं है, ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर बैन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और जब एक बार ये विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होने के बाद डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि अफ्रीका के 50% लोगों को होने का अंदेशा है, इस देश के इतने प्रतिशत लोगों को होने का अंदेशा है, हो सकता है कि इसका कभी वैक्सीन मिले ही ना, हो सकता है ये वायरस हमारे बीच से कभी जाए ना। मतलब डब्ल्यूएचओ की भूमिका कितनी संदेहास्पद है। एक व्यक्ति ने एक शब्द प्रयोग किया था, मैं दोबारा से प्रयोग कर रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ जो होना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना होकर वर्ल्ड हॉरर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना होकर ये वुहान हॉरर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, चाइनीज हॉरर ऑर्गेनाइजेशन का ये काम कर रहा है। तो ये एक लॉबी है पूरी। इस लॉबी की योजना क्या है कि पहले तो इसको महामारी के रूप में प्रसारित किया जाएगा। चाइना से जो फोटोग्राफ्स आए थे, आपने देखे होंगे कि सड़क के ऊपर लोग मर रहे हैं, सुअरों को गड्ढों में डाला जा रहा है, जो चूजे हैं उन चूजों को जमीन के अंदर दबाया जा रहा है, बॉक्स के अंदर, घर के अंदर लोगों को सील कर दिया जा रहा है। ये सारी चीजें आई, वो सारी जो क्लिप्स हैं ये कहीं से निकली नहीं थी, ये वायरल जानबूझ के करवाई गई थी ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक टेरर पैदा हो जाए, एक हॉरर पैदा हो जाए। और अभी सोशल मीडिया के ऊपर कितना नियंत्रण है, आप देख लीजिए कि आप कोरोना ट्रीटमेंट नाम का शब्द लिख दें, आप कुछ भी लिख दें तो आपकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। आपको पहले 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा 3 दिन के लिए, फिर 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्लियर हो जाता है, अमेरिका ने तो सीधे सीधे कहा कि ये डब्ल्यूएचओ किसी काम का नहीं है और मैं डब्ल्यूएचओ को मानता नहीं हूं। डब्ल्यूएचओ से वो एग्जिट कर गया, यूएसए ने अपने आप को एग्जिट कर लिया और यूएसए ने कहा कि डब्ल्यूएचओ को मैं जो फंडिंग करता हूं वो कोई फंडिंग मैं डब्ल्यूएचओ को करने वाला नहीं हूं। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर मिस्टर टुड्रोस, उसकी जन्म कुंडली मुझे मुंह जबानी याद है। मिस्टर टुड्रोस डब्ल्यूएचओ का जो आज का डायरेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो इथोपिया नाम का एक देश का रहने वाला है, वो जो अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा देश है, उसमें वो वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन था उसका 3रे नंबर का पदाधिकारी रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और अभी
जब 2017 में चुनाव हुए थे तो उसके चुनाव में उसको बैकिंग करने का काम चाइना ने किया था। उसको डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर ही चाइना ने बनाया है और उसने जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर का चयन करवाया है वो डायरेक्टर का चयन किसी बड़े मकसद के साथ करवाया है। और चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत अधिक लोग नहीं मरे। तो इसकी वैक्सीन तो इलाज पहले से है, बस ये महामारी की तरह हो जाएगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी वैक्सीन बेची जाएगी। भारत के अंदर जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, जिस प्रकार से इकोनॉमी बैठी, जिस प्रकार से मजदूर गए, जिस प्रकार से काम धंधे बंद हुए, जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत की सरकार को जारी करना पड़ा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये कोरोना और इस वायरस के कारण, इस महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सब कुछ ऐसा लगता है कि रुक गया हो। बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी गोली के ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ ठहर गई हो। तो इसके बीच में अभी एक खबर आएगी कि एक कंपनी ने वायरस का टीका बना लिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका काम धंधा बंद है, आप ऑफिस में नहीं जा पा रहे, आपके बच्चे घर के अंदर लॉकडाउन है, आपके आसपास कोई पता लगता है कि कोई व्यक्ति मरीज है तो आप कुछ भी छूते हुए डरते हैं। आपको यदि कोई व्यक्ति कहे कि 10,000 रुपए का एक टीका है और ये 10,000 रुपए का टीका आप लगवा लेंगे, वैक्सीन आप लगवा लेंगे तो आपको कोरोना का खतरा नहीं होगा। कोरोना से कितने लोग मरते हैं, कोरोना कितना खतरनाक है, मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन ये जितना भी खतरनाक है, यदि इसका ट्रीटमेंट आपके रसोई घर के मसाले से उपलब्ध हो और कोई व्यक्ति ये कहे कि ये रसोई घर के मसाले से हो सकता है, आपके घर के पिछवाड़े में जो गिलोय लगी हुई है, आपके घर में जो हल्दी है, आपके घर में जो दालचीनी है, आपके घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आपके खेत की मुंडेर के ऊपर, खेत की मेड़ के ऊपर जो अश्वगंधा की जड़ पाई जाती है, वो यदि आपके पास है और आप उससे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके उसको विज्ञान की कसौटी पर, विज्ञान के वैज्ञानिकों की भाषा में कोई व्यक्ति बताएगा, तो जब उसका इलाज घर पर हो जाएगा तो ये सारा तिलिस्म, ये सारा षड्यंत्र धराशायी होने वाला है। और पतंजलि ने यही किया है। पतंजलि ने केवल 535 रुपए में इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा दिया। मान लीजिए पतंजलि नहीं है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी केवल गीता के ऊपर, वेद के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, केवल योग की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात नहीं करते। अब आने वाले समय में खबर क्या आएगी? एक खबर यह आएगी कभी ना कभी कि वो खबर क्या कहेगी कि जी वैक्सीन तो बन चुका है, 10,000 रुपए का एक टीका है। अब 10,000 रुपए का टीका है, मैं सरकार की बात नहीं करता, उसके बाद सरकार की, आपकी और मेरी बात करता हूं। हिंदुस्तान में 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मेरे घर में 4 मेंबर हैं, 10,000 रुपए का टीका है तो मुझे ये टीका लगवाना है। क्यों लगवाना है? क्योंकि मैं ये टीका लगवा लूंगा, अपने बच्चों को लगवा लूंगा तो मेरी जान बच जाएगी। और ये टीके के 10,000 रुपए तो 2 महीने में पूरे हो जाएंगे, मैं काम के ऊपर जाऊंगा, मेरा डर निकल जाएगा, डर निकल के मैं काम करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उतना नुकसान तो मुझे 1 महीने में पूरा हो जाएगा। क्योंकि जितना नुकसान मुझे कोरोना के डर की वजह से आज हो रहा है, वो नुकसान यदि मैं कोरोना के डर से निकल गया तो वो नुकसान तो मेरा पूरा हो जाएगा। तो 10,000 रुपए में मैं आपसे पूछता हूं, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग चाहे कमेंट करके बताइए कि आपको बताए कि कोई 40,000 रुपए में आपका पूरा परिवार सेफ गार्ड हो जाएगा, तो आप वो टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे। आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो आप अपनी सेविंग से लगवाएंगे, अपने पीएफ से पैसे निकलवाएंगे, अपने घर में आपकी पत्नी ने जो बचा के रखे हैं वो खुद निकाल कर देगी, आपको मांगने नहीं पड़ेंगे। आप हो सकता है अपनी पत्नी को सामान्य कहें कि आपका जो महिलाएं बचाकर पैसे रखते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में काम आए, उस धन को निकाल दो, तो वो सामान्य तौर पर तैयार नहीं होंगी, तो वो खुद कहेंगी, आपके पास आकर कहेंगे। मीडिया में जैसे ही खबर आएगी कि वैक्सीन बन चुका है और 10,000 रुपए का एक टीका है, तो वो घर में आपके 5 साल के बच्चे को लेकर आएगी कि तत्काल इसको तो टीका लगवाना है, मुझे लगवाओ या ना लगवाओ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने तिजोरी में से पैसे निकाल कर देती हूं, पर्स में से देती हूं। तिजोरी और पर्स में पैसे नहीं है तो मैं अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए तैयार हूं, मुझे गहनों की आवश्यकता नहीं है। वो कहेंगे कि हम अपने पीएफ से निकलवाने के लिए तैयार हैं, एफडी तोड़वाने के लिए तैयार हैं, और कुछ नहीं तो हम कर्ज लेने के लिए तैयार हैं, और कुछ नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि भाई ये वैक्सीन तो लगवा लो, ये जान बचानी तो जरूरी है, पैसे नहीं है तो पैसे मैं देने के लिए तैयार हूं। ये तो उनकी बात है जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, और जो रिच क्लास हैं, जो सुपर रिच क्लास है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। उनके लिए तो घर पर वो बुलाएंगे, घर पर बुलाकर उनको टीका लगाकर लोग जाएंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। सरकारी नौकरियों में जो हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। सामान्य जो गरीब व्यक्ति बच गए, जो 20, 30, 50 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास बिल्कुल धन संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है, उनके बारे में
फिर सरकार आवाज उठाएगी, सरकार कहेगी कि ठीक है इनके पास कुछ नहीं है। जैसे अब हर व्यक्ति के अकाउंट में सरकार को 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए डालने पड़ रहे हैं, अलग अलग स्कीम देनी पड़ रही है, रोजगार देना पड़ रहा है, उनके घर में अनाज भिजवाना पड़ रहा है। वो ठीक है, हमें अपने देशवासी हैं, उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में सरकार क्या सोचेगी कि इकोनॉमी तो चले, यदि वैक्सीन आ गया है तो हमें ये वैक्सीन लगवाना है। उन 50 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ लोगों के लिए बजट से जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज निकला है, ऐसे ही 10 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक और निकल जाएगा और उस पैकेज से उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, टीका लगाया जाएगा। उनको जरूरत है या नहीं है ये अलग बात है, उनकी आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि भय है, टेरर है, और आज आवश्यकता इस भय और टेरर से निकालने की है। इस भय और टेरर से आज WHO चाहे तो नहीं निकाल सकता। आज हमारे देश में यदि हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री यदि ये कहे कि ये दवा कोरोना की वायरस की दवा है, आप इसको खा लो, आप इससे बच जाओगे, आपको बिलीव नहीं होगा। यदि आयुष विभाग भी कहे तो उसके ऊपर भी बिलीव नहीं होगा। लेकिन पतंजलि की विश्वसनीयता इतनी अधिक है। दिक्कत दवा की घोषणा करने से नहीं है, दिक्कत इस दवा से भी नहीं है, दिक्कत यह भी नहीं है कि यह दवा अच्छी है या बुरी है, यह दवा कितना काम करेगी, इस दवा का कितना क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है, इस दवा के अंदर कमियां क्या है, इसके अंदर किसका क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, किसको सूचना दी गई या नहीं दी गई, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि पतंजलि की विश्वसनीयता की, कि पतंजलि कुछ कहता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ कहते हैं तो लोग आंख बंद करके यकीन करते हैं। और लोगों में मैं ये कहूं कि अपने भारत के अंदर यदि जांच की बात की जाए तो साउथ कोरिया छोटा सा देश है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर जो जांच की दर है, भारत में यदि एक व्यक्ति की जांच होती है तो साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, USA के अंदर, इटली के अंदर और ब्रिटेन के अंदर 100 व्यक्तियों की जांच होती है। तो अपने यहां यदि हम जांच की बात करें तो जांच ही उसकी होती है जिसके यहां बहुत ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, या जो कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी XYZ की हमारे ऑफिस में किसी को कोरोना हो गया तो जो उसके संपर्क में होते हैं उनकी जांच होती है। कोई सामान्य व्यक्ति जांच करवाना चाहे तो जांच होना संभव नहीं है। और आज हो क्या रहा है, दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे जब पिछले दिनों बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि लोग 10 लाख रुपए कैश अपने बैग में डाले हुए हैं, और वो जब उनको कोरोना के सिम्टम आते हैं तो कोरोना के सिम्टम आने के बाद उनको हॉस्पिटल वाले एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। वो 10 लाख रुपए जेब में है, उनके बैग में डाले हुए ब्रीफ केस के अंदर, लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल के अंदर बेड बुक करवा दिए गए हैं। ऐसी मारामारी का तरीका है कि कोई व्यक्ति जाता है पेशेंट, तो पेशेंट हॉस्पिटल में घूमता रहता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उसको एंट्री नहीं दी जाती, उसको एंट्री करवाई नहीं जाती, हॉस्पिटल के अंदर उसका टेस्ट नहीं होता। तो ऐसे वातावरण के बीच में देखिए, ये कुछ लोगों को कोरोना हो सकता है, कुछ लोग मर सकते हैं। अभी भी मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर कितनी है, अभी कोरोना जो हुआ है 9 मिलियंस को हुआ है, 90-95 लाख को हुआ है, मरे कितने हैं 4.5 लाख। तो मृत्यु दर कितनी है, 3-4% मृत्यु दर है। और इन 3-4% का भी आप आकलन करते हैं तो ये पाते हैं कि इनमें से 60, 70, 80, 90% लोग वो हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको पहले से कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज है कि जिसमें उनकी जान की पहले से गारंटी नहीं है। मैं अपने एक परिचित की बात बताता हूं। अपना एक परिचित गुवाहाटी से आया, गुवाहाटी से दिल्ली आया, हमारे संगठन का कोई जानकार व्यक्ति था, 75 साल उनकी उम्र, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, उनकी भी 72-73 साल की उम्र, उनकी धर्मपत्नी की कुल्ले में फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर के कारण उनका कोई नया ब्लड नहीं मिल रहा, उनको ट्रेन से आते आते कोरोना हो गया, सिम्टम दिखाई दिए, बुखार आया, टेस्ट करवाया गया, दोनों का टेस्ट करवाया गया, दोनों को कोरोना निकला। उन महिला की डेथ हो जाती है जिनकी 73-74 वर्ष की आयु है, कुल्ला टूटा हुआ है, सर्जरी में पहले से ही है, कॉम्प्लिकेशन पहले से ही है, अब 73-74 साल का शरीर है तो इम्यूनिटी भी वीक है, एक्सीडेंट हो चुका है तो और क्रोनिक स्टेज आ चुकी है, अब उनकी डेथ हो जाती है। तो अब वो जो 75 साल के बुजुर्ग हैं, उन 75 साल के बुजुर्ग का कोरोना पॉजिटिव है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, उनको आईसीयू में रखा जाता है और वो ठीक होकर बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि वो मेरे परिचित थे, ये फार्मूला जो कल इजाद किया गया, मैंने जब यहाँ के रिसर्च साइंटिस्ट से पूछा कि इसकी कागजी कार्रवाई तो जब होगी तब होगी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने वही बताया जो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी जो टीवी के ऊपर बता रहे हैं। कोई गुप्त एजेंडा नहीं, कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं, वो बताया, मैंने उनको वो बताया, उनको वो दिया गया, या अंदर से उनके इम्यूनिटी उनकी बूस्ट हुई और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। 75 साल का व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा है।
तो इस भय से निकालने का काम पतंजलि कर रहा है। और ये लोबी कितनी खतरनाक है इसके बारे में आपको जानकारी है। हमारी ब्लड शुगर कितनी नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ये तय करने का काम कौन करता है? ये तय करने का काम फार्मा की लोबी करती है। हमारा बीपी कितना ठीक है, कितना अबनॉर्मल है, ये तय कौन करता है? ये फार्मा की लोबी करती है। हमारे अंदर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है, उसका लेवल क्या होगा, कहां हमारा हाई लेवल कहा जाएगा, किसको बॉर्डर लाइन कहा जाएगा, किसी को अपर लाइन कहा जाएगा, किसको बॉर्डर लिमिट कहा जाएगा, ये तय कौन करता है? ये फार्मा कंपनियों के एडवाइजर तय करने का काम करते हैं। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। भारत के अंदर, भारत में जो 135 करोड़ की आबादी है, इसको पूरी दुनिया में डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है। इस डायबिटीज की कैपिटल की बात करें तो जैसे डायबिटीज, मान लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं, मान लीजिए 120 जो यूनिट है वो फास्टिंग की यूनिट है, तो व्यक्ति डायबिटिक है, उससे ऊपर है तो। लेकिन अब बीच में उन्होंने एक लाइन और डाल दी कि 100 से 120 जिसकी है वो प्री डायबिटिक है। एक टर्म क्या डाल दी? प्री डायबिटिक। अब अगर 120 से 100 की लिमिट कर दी जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि पहले से मान लीजिए 10 करोड़ डायबिटीज वाले हैं। अब ये थोड़ी सी लिमिट गड़बड़ हो गई तो कितने करोड़ लोग और डायबिटीज वाले हो गए? अब इतने करोड़ लोग जैसे प्री डायबिटिक या डायबिटिक कहे जाएंगे तो हर व्यक्ति डायबिटीज की दवाई खाने के नाम पर 20 रुपए की 30 रुपए की दवाई खाएगा। हर व्यक्ति रोज 20 रुपए की 30 रुपए की दवाई खाएगा। 1 करोड़ लोग भी उसकी दवाई खाएंगे तो 20 करोड़ रुपए का प्रतिदिन का, इसको साल को आप जोड़ेंगे तो हजारों करोड़ का ये बैठता है। तो ये सारी लोबी कितनी खतरनाक है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, ये बताने का काम कौन करती है? ये लोबी करती है। हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत कितने महान रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो बाद में दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो दिखाने के बाद वीडियो के कॉपीराइट मेरे पास नहीं है। हिस्ट्री टीवी का एक ये वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो क्योंकि 5 मिनट का वीडियो है तो हो सकता है फिर उसको, अगर वो हिस्ट्री टीवी मेरे इस पेज को यदि वो ये क्लेम करेगा कि उसके कॉपीराइट का मटेरियल है तो वो पेज के ऊपर से पूरी पोस्ट हट जाएगी। तो मैं उसकी बात बाद में करूंगा, पहले आपसे बातचीत कर लेता हूं। 1980 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगल ने एक एक्ट पास किया जिसके कारण पब्लिक के पैसे से चलने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और दूसरी यूनिवर्सिटी की रिसर्च और खोजों को प्राइवेट कंपनी खरीद सकती हैं और उसका पेटेंट करवा सकती हैं। अपने भारत के अंदर तो मैं एक दुखद बात बताऊं, भारत के अंदर जो जितनी भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं उसमें, क्योंकि मेरे बहुत परिचित लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम रिसर्च तो करते हैं, रिसर्च सरकार के पैसे से करते हैं, लेकिन रिसर्च होने के बाद रिसर्च तो कहीं छापी जाती है, वो रिसर्च तो इंप्लीमेंट होती नहीं है, लेकिन उस रिसर्च के डाटा को हमसे ये विदेशी कंपनियों के लोग एक तरीके से या तो खरीद लेते हैं या चुरा लेते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग प्लांट कर देंगे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से वो डाटा उन एग्रीकल्चर कंपनियों को दे देते हैं, बीज और दवा बनाने वाली कंपनियों को दे देते हैं, जो उसके आधार पर मोटी कमाई करने का काम करते हैं। तो रिसर्च में क्या होता है ये आपको पता है। रिसर्च में भारत की कहीं स्थिति नहीं है। अगर पतंजलि जैसा इंस्टीट्यूट, जिसकी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन करने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और अभी जब ये कोरोना वायरस फैला तो खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेद के एक्सपर्ट को बुलाया था आयुष की कमेटी में। परम पूज्य आचार्य जी और दूसरे एक ग्रुप में पूज्य स्वामी जी महाराज उसमें थे। उसमें खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आयुर्वेद के ऊपर होना चाहिए। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 50 ऐसे पोस्ट दिखा सकता हूं जिसमें आयुष मिनिस्ट्री, खुद आयुष मिनिस्ट्री ये प्रमोट कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काढ़ा पीना चाहिए, गिलोय पीनी चाहिए, इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। यदि आयुष मिनिस्ट्री ये विज्ञापन छापती है, ये देख लीजिए, ये उल्टा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आयुष मिनिस्ट्री विज्ञापन छापती है माई गवर्नमेंट माई ऐप में, उसमें ये लिखती है। इन सब में आप देख रहे होंगे कि ये सारे विज्ञापन हैं जिसमें वो कहती है गिलोय लगाने के लिए अभियान शुरू कर रही है, घर घर लगे गिलोय, इसके लिए अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इन पोस्टर को ट्वीट कर रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं कि हमें ये अपनी रसोई घर से, अपने ट्रेडिशनल आयुर्वेद से इसका उपचार खोजना चाहिए। आप देखिए ये सब ये आयुष मिनिस्ट्री के ऑफिशियल पंफलेट और पोस्टर हैं। यदि इनसे कोरोना कंट्रोल हो सकता है, क्योर हो सकता है, और मैं आपको एक डाटा और दिखा देता हूं।
ये पाया गया कि चाइना के अंदर जो कोरोना को कंट्रोल किया, जो आम जनमानस ने कंट्रोल किया, उसमें एक बड़ा योगदान किसका रहा है? एक बड़ा योगदान रहा है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन्स ने। जो दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं वो जो कंज्यूम होती थी एक क्वार्टर में, उस क्वार्टर में पिछली बार की बजाय 2 गुना से ज्यादा कंज्यूम हुई है। चाइनीज लोगों ने खूब अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रयोग किया है इस कोरोना वायरस से इस बचने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं, एक न्यूज दिखाता हूं। तो चाइना खुद इसका प्रयोग कर रहा है। 1980 में ये रोनाल्ड रीगन ये कानून पास करते हैं। फार्मा लॉबी के दबाव के कारण जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके नाम पर भी एग्रीमेंट सभी WTO के मेंबर देशों के ऊपर लागू हो गए, जिसके तहत फार्मा कंपनियों के लाभ के लिए पेटेंट की अवधि जो पहले कम थी उसको बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। और ये फार्मा कंपनियां कितना मुनाफा कमाती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक टैबलेट जो 10 पैसे की बनती है उसको 1,000 रुपए की बेचने का काम करते हैं। 5-5 हजार, 10-10 हजार, 1-1 लाख गुना ज्यादा प्रॉफिट लेने का काम करती है। नोवार्टिस नाम की एक कंपनी है जो ब्लड कैंसर की एक दवा बनाती थी। ब्लड कैंसर की उसकी दवा, उसकी कॉस्ट 1 महीने की जहां 1 लाख से लेकर 1.25 लाख पड़ती थी, भारत की कंपनी ने जब वो बनानी शुरू की तो उसकी कॉस्ट घटकर केवल 10,000 रह गई। ये बहुत फेमस किस्सा है। आमिर खान ने जो सत्यमेव जयते बनाया था ना, उसमें भी ये विषय लिया था। तो इसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी, मैं इसकी डिटेल में चर्चा नहीं करता, केवल इतनी चर्चा करता हूं ये कि फार्मा की लॉबी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि किसी देश में राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ की पॉलिसीज क्या होंगी, ये तय करने का काम ये करते हैं। और मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूं कि हमारे यहां महर्षि सुश्रुत और चरक जी ने जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया है वो अद्भुत दिया है। महर्षि चरक और सुश्रुत के बाकी पूरे ग्रंथ को छोड़ दीजिए, यदि हम केवल हेल्थ की डेफिनेशन की बात करते हैं, केवल स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करते हैं, तो जो हमारे महर्षि सुश्रुत और चरक ने आज से हजारों साल पहले, 2-2.5 हजार साल पहले का तो पांडुलिपि लिखी हुई है, ऐसा मानते हैं। हमारा यह मानना है कि ये लाखों साल पुराना हमारा जो ज्ञान है उसमें जो उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, वो हेल्थ की डेफिनेशन यदि कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक पढ़ ले तो उस डेफिनेशन के, उस परिभाषा के आसपास WHO की स्थापना 1948 या 1949 में हुई। लेकिन इस परिभाषा तक पहले क्या मानता था WHO कि शरीर में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है तो स्वस्थ है। बाद में क्या माना उसने कि शरीर में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, तो हमने स्वस्थ कह दिया, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, सोशल स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और महर्षि सुश्रुत ने यह परिभाषा हजारों साल पहले दी है। आगे और क्या कहती हैं कि सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ती दवाइयों के विरोध में रहती हैं, सरकार उनके इशारे पर काम करती है। 2012 में केन्या की सरकार ने IP एक्ट पास करके सस्ती दवाओं के आयात पर रोक लगा दी। मतलब ये फार्मा लॉबी इतनी खतरनाक है कि वो यदि जेनरिक दवाएं, मतलब दवा वही है, फार्मूला वही है, केवल बनाया किसी दूसरी कंपनी ने है, उसका ब्रांड नेम नहीं है, उस जेनरिक दवा के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार से कानून भी बना देती है। ये फार्मा कंपनी जब कोई नई दवा लॉन्च करती है ना, तो रिसर्च के नाम पर कहती है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, और बहुत ज्यादा खर्चा होने के रिसर्च के नाम पर ये कई गुना ज्यादा प्रॉफिट लेती हैं, और सरकारों के ऊपर भी दबाव देकर ये कहती हैं कि आप कानून ऐसे बनाओ जो हमारे फायदे में हो। पूरे विश्व में कुछ आप फैक्ट देख लीजिए, पूरे विश्व में 2015 में कुल दवाओं की बिक्री 70 लाख करोड़ रुपए की हुई थी 2015 में। आज की मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यह कारोबार है। भारत की जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो 200 लाख करोड़ रुपए की है, तो 100 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का पूरी दुनिया में केवल दवा कंपनियों का कारोबार है। आधी दवा कंपनी केवल अमेरिका की है, टॉप 10 में से 5 यूरोप की हैं, और ये सारी दवा कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफे के ऊपर काम करती हैं। एक कंपनी का मुनाफा मैं आपको बता देता हूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अमेरिका की एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, 5 बार उसके ऊपर फाइन लग चुका। 32,000 करोड़ रुपए का USA की मिसोरी स्टेट की एक कोर्ट में उन्होंने, कुछ महिलाओं ने उसके ऊपर यह कहा कि उन्होंने उनका जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर प्रयोग किया था, और बेबी पाउडर प्रयोग करने से उनको ओवरी का कैंसर हुआ। तो 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना जॉनसन एंड जॉनसन पर 2018 में एक कोर्ट में अमेरिका में लगा था। 15,000 से ज्यादा
मुकदमे चल रहे हैं। भारत के अंदर जो सर्जिकल हिप बदले गए थे कुछ 3500 लोगों के, कितनी दुख भरी कहानी है। मेरा एक पूरा वीडियो इसके ऊपर पड़ा है। 1500 लोगों के हिप ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट हुई थी। उस 1500 लोगों के हिप ज्वाइंट की जो रिप्लेसमेंट हुई, वो जो हिप बनाया हुआ था, उस हिप के अंदर ऐसा जहरीला तत्व था कि उनके शरीर में वो हिप घिसता घिसता उनके ब्लड के अंदर वो जहर मिल गया। बहुत से लोग मारे गए और जो मरे नहीं उनको पेन रहा, और पेन होने के बाद बहुत से लोगों की तो दोबारा सर्जरी करवाई गई। और जब हिप ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट होती है ना, जो सर्जरी होती है, उसमें जो ज्वाइंट बदला जाता है तो कम से कम 9 से लेकर 10 इंच का कट लगता है। तो आप कल्पना कीजिए 50, 55, 60 साल का हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी 2-2 बार सर्जरी की जाए, और केवल इसलिए कि उस कंपनी ने जो इक्विपमेंट बनाए थे उस इक्विपमेंट के अंदर ऐसा जहर भरा हुआ था कि वो जहर व्यक्तियों को मार रहा था। पूरी डिटेल में मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा। अमेरिका के अंदर भी उन्होंने वो हिप ज्वाइंट बेचे, बाद में रोक लगा दी। तो अमेरिका में उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का हर्जाना दिया एक एक पेशेंट को, कुछ को कई लाख डॉलर, कुछ को कई करोड़ों रुपए में। लेकिन हम यदि भारत में बात करें तो भारत में मुकदमा चलता रहा, 5 से 6 साल तक मुकदमा चलता रहा, तो जाकर संसद ने कमेटी बनाई, उसके बाद जाकर कहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके ऊपर कुछ भुगतान किया जाए। लेकिन जो पेन होता है उस पेन का भुगतान पैसे में नहीं हो सकता। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी, और अभी भी जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर रोक नहीं है भारत में। जॉनसन एंड जॉनसन की दवाएं आप खरीद सकते हैं, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों को कैंसर हुआ है, और ये प्रूव हो चुका है। इसके सारे रिकॉर्ड हैं, कोर्ट के अंदर बहस हुई है। जॉनसन एंड जॉनसन ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े वकीलों को खड़ा किया है, और यह करने के बाद भी 32,000 करोड़ रुपए, मतलब जिसमें 3 पतंजलि बन जाएं, पतंजलि जैसी 3 कंपनियां बन सकती हैं, इतना तो जुर्माना केवल एक कोर्ट ने लगाया है। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन का 2015 का मुनाफा मैं बता रहा हूं, आपकी आंखें फट जाएंगी। 1 लाख करोड़ रुपए का इसका मुनाफा है। भारत सरकार में जो हमारे रक्षा का जो बजट है ना, 4 लाख करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ रुपए में हमारे देश में कई राज्यों का, कई स्टेट का बजट आ सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपने भारत के हर गांव को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए इतने होते हैं। इतना तो केवल 2015 का इसका मुनाफा था। अमेरिका में ही फाइजर कंपनी की बिक्री 3.5 लाख करोड़ रुपए एक साल की है। अकेली गठिया जो आर्थराइटिस में जो प्रयोग होती है ना, उस दवा की बिक्री 1 लाख करोड़ रुपए की है। अकेली गठिया की, आर्थराइटिस की दवाई की बिक्री। अब यदि आर्थराइटिस की दवाई का इलाज कोई स्वामी रामदेव, कोई आचार्य बालकृष्ण, कोई पतंजलि यदि कोई प्रूव करके एविडेंस के साथ, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के साथ ये बता दे कि आपके घर के अंदर मेथी है, हल्दी है, सोंठ है, उसको प्रयोग कर लीजिए, अश्वगंधा का प्रयोग कर लीजिए, तो आप अपना गठिया बाई ठीक कर सकते हैं। ठीक नहीं हो रहा गठिया, आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए। यदि आपको आर्थराइटिस है तो वो डॉक्टर केवल पेन मैनेजमेंट कर सकता है, आपको पेन किलर दे सकता है। आपको गठिया के कारण बुखार हो रहा है तो बुखार को उतारने की दवाई दे सकता है। गठिया की बीमारी, दमे की बीमारी, अस्थमे की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी केवल कंट्रोल की जा रही है, क्योर नहीं की जा रही। दिक्कत इस बात की है कि वो जो झूठ एक फार्मा कंपनियों ने फैलाया हुआ था कि बीपी एक बार हो गया तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, डायबिटीज एक बार हो गई तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, थायराइड एक बार हो गया तो पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी, माइग्रेन हो गया तो भी दवा खानी पड़ेगी, आर्थराइटिस हो गया तो भी दवा खानी पड़ेगी, दमा अस्थमा हो गया तो भी दवा खानी पड़ेगी, हार्ट की एक बार बीमारी हो गई तो भी पूरी उम्र दवा खानी पड़ेगी। वो भ्रम तोड़ने का काम पतंजलि ने किया है। तो पतंजलि का विरोध होगा, पतंजलि के विरुद्ध ट्रेंड भी चलेगा, पतंजलि के विरुद्ध मंत्री भी उतर सकते हैं, संतरी भी उतर सकते हैं, पतंजलि के विरुद्ध सड़कों पर किराए के लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, पतंजलि का पुतला भी जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पतंजलि वो सारी चीजों के तिलिस्म को तोड़ रही है। और देखिए, जिस कंपनी की वार्षिक मुनाफा 1 लाख करोड़ रुपए हो, जो केवल 1 लाख करोड़ रुपए की तो केवल ये जो जोड़ों का दर्द है ना, इसकी दवाई बेच देती हो, तो उसको तो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके, 100-200 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, मैं कहता हूं 10 लाख रुपए देकर आप ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड चलवा सकते हैं।
10 लाख रुपए देकर तो 1-1 लाख रुपए आप बांटें तो 10 बड़े शहरों में पुतले फूके जा सकते हैं, प्रदर्शन हो सकते हैं। तो ये इतना आसान काम है। मीडिया के अंदर आप यदि ऐड दें, अच्छे मीडिया हाउस है उनका हम पूरा स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे एंकर बैठे हैं, आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, वो तत्काल आपके विरुद्ध स्टोरी बनाकर चला देंगे। तो ये विरोध तो होगा, ये विरोध तो लाजिमी है। क्यों? क्योंकि तिलिस्म टूट रहा है। ये वैक्सीन यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाती तो वो वैक्सीन बनती 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की वो वैक्सीन बनती, इतनी महंगी, और उसके बाद पूरे लोग लगवाते तो पूरी दुनिया भी उसका समर्थन करती। क्योंकि वो जो 10 रुपए की चीज 10,000 रुपए में बेचती, उसमें से 100 रुपए मीडिया वालों को भी देती, उसमें से 50 रुपए अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अधिकारियों को भी देती, और ये जब 10,000 रुपए में 100, 200, 500, 1000 रुपए बट भी जाते तो ये सारे गुणगान करते कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, ये दवाई बहुत अच्छी है। कोई विरोध नहीं होता। विरोध तो उसका होगा जो इस कलयुग में सात्विक काम करेगा, इस कलयुग में धर्म का काम करेगा। तो विरोध लाजिमी है, और ये विरोध हो रहा है तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ झटका तो लगा है, कुछ करंट तो लगा है, तो ये विरोध हो रहा है। तो ये कंपनियां कितनी ताकतवर है, केवल गठिया बाय की बीमारी 1 लाख करोड़ रुपए की एक कंपनी बेचती है। कैंसर की दवाओं का 5 लाख करोड़ रुपए का 1 साल का कारोबार है। जो पेन मैनेजमेंट करने वाली दवाएं हैं, 4 लाख करोड़ रुपए का इसका कारोबार है 1 साल का। इसके अलावा डिप्रेशन के मरीज बढ़ चुके हैं। इस कोरोना काल में डिप्रेशन के मरीज 20% बढ़ चुके हैं। डिप्रेशन की जितनी दवाएं हैं उनका कंजम्पशन बढ़ चुका है। अब यदि डिप्रेशन से बचना है तो डिप्रेशन से बचना, डिप्रेशन की दवाओं से नहीं बच सकते। डिप्रेशन से बचना है तो पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, कर्मफल को समझना पड़ेगा, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, यम नियम का पालन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, कर्म योग के ऊपर, कर्म फल के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। जो करेंगे वो भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी पड़ेगी। मतलब जो भारतीय संस्कृति ने कहा उसकी ओर चलना पड़ेगा। पतंजलि दूसरा काम क्या करवा रही है, पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह 5 बजे बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ध्यान करो। अब सुबह सुबह जिसने भी उठकर ध्यान कर लिया पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ, तो उसको डिप्रेशन हो नहीं सकता, वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। और 6 बजे जब वो योगाभ्यास करवाते हैं तो उतना योगाभ्यास करवाने के बाद, उनको सुनने के बाद उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति कभी भी कोरोना से डर ही नहीं सकता। उसके अंदर इतनी 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 मोरल बूस्टिंग आ जाती है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो मानसिक रोगों की, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, इम्यून सिस्टम की दवाओं का बाजार 10 बड़े बाजार के अंदर आता है। तो ये इतनी बड़ी लॉबी है। अभी देखिए 4 दवाइयां काम कर रही हैं। अभी पूरी दुनिया में जो 4 दवाइयां हैं ना वो दी जा रही हैं। कोरोना किसी को हो गया तो उसके उपचार के लिए पहले क्या कहा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई इसके लिए उपयोगी है। ट्रंप ने भी कहा, लोगों ने ली। भारत देश में इसका उत्पादन होता है, भारत ने दुनिया के सभी देशों को इसको दिया। हमारे मोदी जी और हमारे भारत की आत्मा ऐसी है कि हमें मानवता का कल्याण करना है, ये हमारे डीएनए में है, स्वाभाविक डीएनए में। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जिसका फ्रांस में रिजल्ट अच्छा आया था, दूसरी जगह रिजल्ट अच्छा आया था, अब पूरी दुनिया ने कह दिया, वैज्ञानिकों के एक हिस्से का यह मानना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरी तरह उपयोगी नहीं है, इससे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फेल हो चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। क्या किया ना, किसी ने कहा क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिल्कुल नहीं लेती। भाई जब असाध्य रोग है और इसका कोई उपचार नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं कि कोरोना का यदि कोई प्रभावी उपचार है जो सबको दे सकते हैं, तो पतंजलि के ऊपर आरोप लगाइए, पतंजलि के ऊपर आप ताला लगा दीजिए। पूज्य स्वामी जी को कह दीजिए कि कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। जब कोई दवाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो एक चीज जो हमारे घर के पिछवाड़े में उपलब्ध है उसको प्रयोग करके यदि देशवासियों को, मैं ये कहता हूं कि इसका उपचार कितना होता है, उपचार होता है, ये ट्रायल में टेस्ट हो चुका, ये तो हो ही चुका है, लेकिन मैं कहता हूं उपचार नहीं भी होता, केवल प्लेसिबो इफेक्ट भी आए, लोगों का मोरल भी बूस्ट हो जाए, अगर वो भी काम होता है तो उसको करने में भी बुराई क्या है, इसमें खर्च क्या लगने वाला है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई है, वो फेल हो चुकी है, नकारा जा चुका। रेमडेसिविर इस नाम की एक दवाई है, इसके बारे में यह हो चुका कि लीवर के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालती है। फिर ये फेविपाइराविट एक नाम की एक दवाई है जिसको कोरोना की दवाई कहकर बेचा जाता है, उसके बारे में यह आ चुका कि यह भी बड़ा गड़बड़ इफेक्ट डालती है शरीर के ऊपर। फिर चौथी दवाई पांचवी दवाई कौन सी है जो अभी लॉन्च हुई है 4 दिन पहले, ग्लेनमार्क फेविपल। यह जो दवाई है इसकी 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, 3500 रुपए की एक स्ट्रिप है, एक टेबलेट कुछ 100 रुपए की तो एक टेबलेट है। अब इसके ये जो आई है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इससे पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, इससे पूरा ट्रीटमेंट ठीक होता है।
ये दवाई आई तो इस दवाई को, क्योंकि एक अंग्रेजी नाम था, अंग्रेजी फार्मा कंपनी ने इसको लॉन्च किया, इसके क्या हानिकारक इफेक्ट हैं, कहां इसको ट्रायल किया गया, इससे कितना वायरस लोड कम होता है, इसका क्लिनिकल कंट्रोल किसने किया, किसने किया क्या, इसके ऊपर किसी ने आवाज उठाई? जो अभी 4 दिन पहले ग्लेनमार्क नाम की टैबलेट आई है, जो टैबलेट की फॉर्म में है, जिसके एक पत्ते का 3500 रुपए की एक स्ट्रिप बैठती है एक व्यक्ति के लिए, उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं, लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं, कोई ट्रायल के बारे में नहीं पूछा। लेकिन यदि पतंजलि ने 545 रुपए की दवाई लॉन्च कर दी, ये मैं दावा नहीं कर रहा कि ये दवाई है, ये दवाई है, इस दवाई के अंदर, इस डिब्बी के अंदर जितनी टैबलेट है ना, उस टैबलेट को, ऐसी टैबलेट लॉन्च की है तो उसमें दो टैबलेट एक व्यक्ति को एक हफ्ते खानी है, तो उसको तो 20 ही गोलियां खानी है, 20-25 गोलियां। इस टैबलेट में तो 545 रुपए में तो परिवार के 5 व्यक्ति हैं, उनको लाभ मिल जाएगा, और उनको लाभ मिलने के साथ साथ इसमें जो दवाइयां बचेंगी उससे पड़ोसी का भी काम हो सकता है। आपके घर में कोई दरबान है, कोई नौकर है, उसका काम भी होने वाला है। तो एक व्यक्ति, जब अंग्रेजी कंपनी ग्लेनमार्क 3500 रुपए की एक आदमी के लिए दवाई बेचती है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। एक पतंजलि ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके जो लोग कहते हैं ना कि बताया नहीं, कुछ बात नहीं की, ये देखिए, ये लेटर है, मैं आपको सारे लेटर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं जो जारी किए गए हैं। देखिए, सच झूठ कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। ये 2 जून का लेटर है, सोशल मीडिया में उपलब्ध है, 2 जून का लेटर है जो लिखा गया था। इस 2 जून के लेटर में आप देख लीजिए, इस 2 जून के लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, यह सूचना दी गई है निम्स की ओर से। यह सूचना रोहित कुमार सिंह आईएएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर को सूचना दी गई है। डॉक्टर गणपत देवपुरा जी द्वारा सूचना दी गई है। यह दूसरा लेटर है डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इन आयुर्वेदिक साइंस, यह 2 जून को सूचना दी गई है। यह डॉक्टर गणपत जी ने यह भी सूचना दी है पूरे रेफरेंस के साथ। फिर ये 4 मई का एक पत्र है जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है, जिसके बारे में कल जो मीडिया में आपने सुना होगा, इस कमेटी को भी ये 4 मई को, ये इंटरनल कोई कमेटी ऐसा होता है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई रिसर्च करना जानता नहीं हूं, मैं जो चीजें मेरे सामने हैं वो एक आम भारतीय की तरह, एक साधारण देसी बिल्कुल अनपढ़ आदमी की तरह आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो चीज मुझे पेन हो रहा है वो पेन आपके साथ बांटना चाहता हूं कि अपने देश में यदि कोई अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके विरुद्ध ट्विटर के ऊपर ट्रेंड क्यों चलता है, मीडिया उसके पीछे क्यों लगता है। देखिए, ये 4 मई का लेटर है, प्रोफेसर गणपत देवपुरा जी के नाम है, और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की ओर से दिया गया है, मेंबर सेक्रेटरी की ओर से ये कहा गया है, ये अप्रूवल दिया गया है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया गया है। आप मिरर करके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी सूचना, कल तक क्या सूचना थी, ये नहीं कहा कि दवाई काम नहीं करती, ये कहा कि दवाई की सूचना हमें क्यों नहीं दी गई। भाई, दवाई की सूचना नहीं दी गई, आपको अब मिल गई, तो अब दवाई को जांच कर लो। अब पतंजलि का उद्देश्य देखिए, पतंजलि ने कभी नहीं कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज ने, कि आपको केवल यही खरीदना है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो जो फार्मूला बताया, वो जड़ी बूटियां सामने रखकर ये कहा कि ये गिलोय आपके घर के पास होती है, इसको ले लीजिए, ये अश्वगंधा होता है, ये तुलसी होता है, अपने घर के आंगन से ले लो, इसका इतना उबालना है, इतना लेना है, इस प्रकार से योग करना है, और आप कोरोना से बच जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है, फार्मा कंपनियों की दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया की आबादी है 700 करोड़, और 700 करोड़ में 135 करोड़ का बाजार केवल हम हैं। उन कंपनियों के लिए भारत परिवार नहीं है, उन कंपनियों के लिए भारत एक बाजार है। और ये जो 2 कपड़ों में रहने वाले बाबा जी हैं, ये 24 में से 18 घंटे लगे रहते हैं, और 18 घंटे लगकर ये क्या कहते हैं कि ये भारत मेरे लिए बाजार नहीं है, एक परिवार है, ये व्यापार नहीं करना, मुझे परोपकार करना है। पतंजलि, देश के अंदर 12 लाख कंपनियां हैं, जितनी भी फार्मा कंपनी है ना, कभी मन करे तो भी चैरिटी का काम नहीं करती। लेकिन पतंजलि का उद्देश्य क्या है कि हम जो कमाएंगे उसका 100% केवल चैरिटी में लगाएंगे। अब आगे और देख लीजिए, अब आगे जो कल आयुष विभाग की ओर से बात चली, उसका भी उत्तर कैसे दिया, उसका भी स्टेप बाय स्टेप पूरा उत्तर दिया गया है, उसका उत्तर भी मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, ये उसका पूरा उत्तर है। अब ये कल आयुष विभाग ने जैसे ही कहा, तो कल शाम को 7 बजे पतंजलि की ओर से पूरा उत्तर चला गया है कि क्या कंपोजिशन, उन्होंने जो सवाल किए थे उन सबका उत्तर है। उसमें सवाल करते हैं कि नेम और कंपोजिशन क्या है मेडिसिन की, तो ये बताया हुआ है, प्योर अश्वगंधा है, प्योर गिलोय एक्सट्रैक्ट
1000 मिलीग्राम है, 500 की मिलीग्राम ये है। तुलसी प्योर एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम है। अणु तेल 4 ड्रॉप है। ये तेल कौन सा है? ये जो हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत ने बताया उसके बारे में बताया गया है। और फिर ये बताया स्वासारी रस। अब ये स्वासारी क्या है? आयुर्वेद के अंदर भी जैसे अभी एलोपैथी कोई दवाई बनती है ना, जैसे एलोपैथी कोई दवाई बनती है तो दवाई का फार्मूला कई बार सेट कर दिया जाता है कि ये दवाई बनेगी तो इसमें इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। ये दवाइयां तो अभी बननी शुरू हुई हैं 200 साल पहले। हमारी पूरी दुनिया का यदि सबसे पुराना कोई ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, यदि हम ब्रांड की बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड भी हमारे पास है। वो ब्रांड है च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश खुद में अपने आप एक ब्रांड है। मैं पतंजलि की, डाबर की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा। मैं च्यवनप्राश एक ऐसा फार्मूला है जो पूरी दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड है, जो च्यवनप्राश के नाम से, जिसका फार्मूला हजारों साल पहले लिखा गया। किसी को च्यवनप्राश बनाना हो तो उस विधि से वो च्यवनप्राश बनाएगा। तो च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, मतलब आयुर्वेद में उसके गुण धर्म लिखे हुए हैं और सरकार ने उसको अप्रूव किया हुआ है। ऐसे ही ये स्वासारी रस भी एक ऐसा फार्मूला है जो आयुर्वेद का फार्मूला है, जो सरकार ने अप्रूव किया हुआ है। तो ये हमने पहले सवाल का उत्तर दिया है। कंपोजिशन क्या है इसके बारे में जानकारी दे दी। अब उसके बारे में दूसरा सवाल है कि साइट हॉस्पिटल कौन सी है जहां पर रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई? तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां पर की गई। आईईसी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस एंड CTRI रजिस्ट्रेशन, बोथ आर अटैच्ड, जो मैंने आपको दिखाया वो है। प्रोटोकॉल, सैंपल साइज, रिजल्ट, डाटा ऑफ द स्टडी। फिर चौथा सवाल आयुष ये पूछता है, अब इसका उत्तर भी है, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज आर अवेलेबल विद CTRI अप्रूवल। दूसरे जो साइंटिस्ट है वो उनका सहयोग कर रहे हैं। अब सोर्स कौन है इसका? जो मेटेरियल सपोर्ट कौन कर रहा है इसमें? मॉनिटरी सपोर्ट्स कौन, सोर्स कौन है उसमें? पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्राइमरी स्पॉन्सर कौन है? पतंजलि है। उसके बाद साइट कौन सी है? उसमें मेडिकल कॉलेज है। उसमें डिटेल ऑफ एथिक्स कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का अप्रूवल है या नहीं है, वो अप्रूवल लगाया हुआ है। उसके बाद DCGI से क्लियरेंस है या नहीं है, वो कहते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, इस टाइप की स्टडी के ऊपर। तो ये सारा, ये लगभग 10 पन्ने की रिपोर्ट है। ये सोशल मीडिया में हेल्थ कंडीशनल प्रॉब्लम क्या थी, कोरोना की प्रॉब्लम थी, फिर क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे इंक्लूजन क्या था, एक्सक्लूजन क्या था, इसके अंदर मेथड क्या रहा है, इसके अंदर सेकेंडरी आउटकम क्या था, प्राइमरी आउटकम क्या था, टारगेट सैंपल क्या था, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में। अब इसकी फर्स्ट इनरोलमेंट कब हुआ, ये सारी चीजें जो जो उन्होंने मांगी, ये सारी चीजें उपलब्ध करवा दी गई हैं। और उन्होंने भी क्या कहा है कि औषधि फेल नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जी हमें सूचना नहीं दी गई। और पूरी मीडिया ने क्या चलाया कि पतंजलि फेल हुई, औषधि फेल हुई, बाबा रामदेव ने झूठ बोला, आचार्य बालकृष्ण जी ने मिसगाइड किया, ऐसा पूरा मीडिया दिखा रहा है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारे अंदर की ग्रंथि की। हम हीन भावना के शिकार हैं। देखिए, एक लॉबी तो देश में वो है जो इन फार्मा कंपनियों के इशारे के ऊपर नाचती है, उंगलियों के इशारे के ऊपर नाचती है। इन फार्मा कंपनियों के इशारे पर नाचने वाली एक लॉबी जो मीडिया के अंदर भी उसके कुछ लोग हैं, उसके कुछ लोग प्रशासन के अंदर भी हैं, उसके कुछ लोग अलग अलग सिस्टम के अंदर भी हैं, और जो बहुसंख्य लोग हैं, जो आप जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके साथ दिक्कत क्या है कि जब कोई अंग्रेज, जब कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कहता है तो हमें तत्काल यकीन हो जाता है। और जब वही बात, हमारे गौरव की बात हम करते हैं या हमारा कोई व्यक्ति करता है तो हमें यकीन नहीं होता। हमारे यहाँ ये कहा जाता था 19वीं शताब्दी तक कि भारत के अंदर कभी कोई पढ़ाई लिखाई रही नहीं। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया था कि अंग्रेज हमें पढ़ाने के लिए आए थे, अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया, अंग्रेजों ने हमें सिखाया, अंग्रेजों ने हमें सिस्टम दिया, अंग्रेजों ने हम भारत को एक देश बनाया। अब 1857 तक ये माना जाता था। अब 1870 में एक अंग्रेज था जिन्होंने भारत के अंदर ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट है ना, इसकी स्थापना की थी। उस अंग्रेज ने वेनसांग की डायरी पढ़ी। अब उसने जब वेनसांग की डायरी पढ़ी तो उसने पढ़ा कि पटना से 90 मील दूर एक यहां पर विश्वविद्यालय होता था। तो वेनसांग कहता है कि मैं 7वीं 8वीं शताब्दी में यहां पर आया था और मैंने यहां पर पढ़ाई की थी, और यहां पर जो पुस्तकालय था उसके अंदर 90 लाख पुस्तकें थी।
उसका जो पुस्तकालय था उसमें वेनसांग लिखता है कि उस पुस्तकालय 9 मंजिल ऊंचा पुस्तकालय था और जब जमीन पर खड़े होकर पुस्तकालय की ओर देखते थे तो ऐसा लगता था कि पुस्तकालय की चोटी बादलों को छू रही है। अब इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता था, जुठला दिया गया। अब उस अंग्रेज ने सोचा कि चलो देख लिया जाए। अब अंग्रेज वहां पर गया तो उसने देखा कि यहां पर मिट्टी का बड़ा सा ढेर है। 1870 में उसने देखा, 1912 में वहां पर खुदाई करवानी शुरू की गई और 1917 में वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय निकला। और आज नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का, हार्वर्ड का, ऑक्सफोर्ड का, सारे विश्वविद्यालय से पुराना विश्वविद्यालय है। और कितना बड़ा विश्वविद्यालय है आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया के 20 देशों से लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे। एंट्रेंस टेस्ट से यहां पर एग्जामिनेशन होता था और जो लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे, यहां पर 90 लाख पुस्तकों की पांडुलिपियां थी। 4 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। यहां पर हर विद्यार्थी के लिए रहने के लिए अलग से कमरा बना हुआ था। आज का जो ऑक्सफोर्ड का, आज का जो हार्वर्ड का जो एरिया है उससे भी बड़ा एरिया ऐसा था। 10,000 लोग, बच्चों की, विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था का विश्वविद्यालय भारत में 2500 साल पहले चलता था। और एक नहीं था, तक्षशिला अलग था, उद्दांतपुरी अलग था। 10 विश्वविद्यालयों के नाम तो मैं अभी आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि हमारे भारत में तो कोई शिक्षा दीक्षा थी नहीं। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी सर्जरी पढ़ाई जाती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कैसे जलाया गया था ये घटना हर बच्चे को पता होनी चाहिए। बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति आया जिसके नाम पर अभी भी नालंदा के पास जंक्शन बना हुआ है। वो बख्तियार खिलजी जब भारत में आया तो भारत के कुछ हिस्से को उसने जीत लिया और जीतने के बाद वो एक बार गंभीर बीमार पड़ गया। उसके सारे अरबी हकीम फेल हो गए, उसका कोई वैद्य हकीम उसके काम नहीं आया। जब वो मरणासन्न हो गया तो उसने जब पूछा कि मेरा इलाज कहां हो सकता है, तो उस समय श्रीधर राहुल आचार्य वहां पर होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो मेडिसिन विभाग था, उस मेडिसिन विभाग के एचओडी ये होते थे श्रीधर आचार्य जी। किसी ने बताया कि ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो चिकित्सा का विभाग है, इसमें मेडिसिन विभाग के बड़े विद्वान डॉक्टर हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। उन्होंने उनको बुलाया, उनको बुला के उन्होंने कहा, अब बख्तियार खिलजी के मन में क्या था, इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, जो होगा इस्लाम से ही होगा, जो है इस्लाम है। तो उसने उसको बुलाया, उसने उनका निरीक्षण किया, उनको कहा कि ठीक है जी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको दवा दे देता हूं। अब बख्तियार खिलजी को तैश आ गया कि ये दवा मुझे कैसे देगा। तो उसने कहा कि मैं कोई भी दवा, ऐसी दवा लूंगा जो इस्लाम के अनुसार हो, इस्लाम के विरुद्ध मैं कोई दवा नहीं लूंगा। आप ये जो दवाई बनाते हैं इसमें हो सकता है गोमूत्र डाल दें, कुछ और डाल दें। अब उस श्रीधर वैद्य ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इस्लाम के अनुसार ही दवा दूंगा, आप अपनी कुरान मुझे दे दीजिए, जो कुरान आप पढ़ते हैं वो कुरान मुझे दे दीजिए। आचार्य जी कुरान को लेकर गए, 2 दिन बाद वापस कर दिया और कहा कि आप इस कुरान को पढ़ते रहिए, इसी से आपका इलाज हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने वो कुरान पढ़ी। कुछ दिन में कुरान पढ़ते पढ़ते हाथ से चाटकर जो पन्ने पलटते थे उसी से वो ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद जब उनको आश्चर्य हुआ तो उन्होंने फिर बुलवाया कि आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि आपने मना कर दिया था, तो मैंने ऐसी, उस समय नैनो शब्द तो नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा आपकी कुरान के पन्नों के ऊपर ऐसी औषधि लगा दी थी कि आप पन्ने पलटते थे तो पन्ने पलटते पलटते आपके जितना चाटते थे उससे वो औषधि आपके शरीर के अंदर चली गई और आप अब ठीक हो गए हैं। अब बख्तियार खिलजी ने सोचा कि ये तो बड़ा कमाल का विश्वविद्यालय है, यहाँ यदि इतना ज्ञान विज्ञान है तो भारत के अंदर इस्लाम कभी फैल नहीं सकेगा। और मेरा उद्देश्य तो भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, पूरे भारत को मुसलमान बनाना है। अब वो पूरी सेना लेकर, होना क्या चाहिए, मानव होता तो कृतज्ञ होता कि इसने मेरी जान बचाई है, इस आचार्य ने, इस आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान ने मेरी जान बचाई है। हुआ उल्टा, उल्टी खोपड़ी थी, मानव नहीं था, दानव था। अपनी सेना के साथ वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंच गया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के पास पहुंचकर उसने आचार्य को बुलाया, जो प्रमुख आचार्य, उस समय उस विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता था ना, वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति होता था। और विश्वविद्यालय था, आपको यदि समय लगे तो एक गूगल कर लीजिए, भूटान का राजकुमार, भूटान का 3 साल का बच्चा अभी 2018 में भारत में आया था। वो 3 साल का बच्चा भूटान में क्या कहता था कि मैं 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था। तो घर वाले मजाक समझते थे कि ये तो ऐसी बात करता होगा। 1 साल का जब था तो कहना शुरू किया, 3 साल तक कहता रहा। तो उसके माता पिता, उसके नाना नानी उसको हार के यहां पर लेकर आए कि देखते हैं क्या कहता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में आकर उस 3-4 साल के बच्चे ने पूरी स्टोरी सुनाई है।
और आपको गर्व होना चाहिए कि ये स्टोरी केवल एक स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी से मोदी जी भी उस बच्चे से मिले थे, उस बच्चे की पूरी स्टोरी पूरी नेशनल मीडिया पर चली थी। तो उस स्टोरी से दो चीजें सिद्ध होती हैं, एक, हजारों साल पहले हम ज्ञान विज्ञान में उन्नत रहे हैं, दूसरा, हमारी भारतीय संस्कृति में जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो 100% सत्य है। 1200 साल बाद एक बच्चा 1200 साल पहले की कहानी सुना रहा है। कहां का बच्चा? भूटान के राज परिवार को। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने जब नालंदा विश्वविद्यालय में आया तो डीएम थे, सीएम थे, पूरा अमला था, उसके सामने उसने एक एक चीज बताई कि यहां मैं रहता था, यहां हमारी क्लास लगती थी, यहां हमारी केमिस्ट्री की लैब थी, यहां पर हमारे सेमिनार होते थे, यहां हमारे पुस्तकालय होते थे, हमारे यहां इतने विद्यार्थी पढ़ते थे, ये वो गेट है, उस गेट के दरवाजे के ऊपर नालंदा विश्वविद्यालय कैसा होता था आप अंदाजा लगा लीजिए। पुराने जमाने में डिग्री कोई नहीं दी जाती थी। उस विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस लेने के लिए आते थे, दाखिला लेने के लिए आते थे, उनका एंट्रेंस टेस्ट लेने का काम जो द्वार के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता था ना, प्रथम टेस्ट तो वही लेता था, एंट्रेंस टेस्ट पहला तो वही लेता था, और आधे लोगों को तो वहीं से लौटा दिया जाता था। इतना कठिन उसमें प्रवेश होता था और पूरी दुनिया का ब्रेन वहां पर आता था। और कोई व्यक्ति, जैसे किसी को दाखिला नहीं मिला, अब वो 1-2 साल भारत में कहीं घूम लिया, ऐसे भी कुछ लोग आए जिनको विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला, भारत में कहीं ऐसे ही घूम लिए और घूम टहलकर अपने देश में चले गए, चीन में गए, चले गए, दूसरे देशों में चले गए, तो वहां जाके उन्होंने कह दिया राजा को कि मैं वहां पर पढ़ कर आया हूं और थोड़ा बहुत कहीं से कॉपी पेस्ट करके सीख लिया, तो भी केवल नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूं ये कहने के नाम से उनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता था। इतना विश्वविद्यालय हमारे यहां हुआ। तो स्टोरी ये है कि वो भूटान के राजकुमार ने सारी बात बताई। अब मैं आपको और पहले लेकर आया हूं, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में 1199 में अपनी सेना के साथ आ गया और सेना के साथ खड़े होकर उसने वहां के कुलपति को बुलाया। और कुलपति एक विद्या में पारंगत नहीं होता था, 50 विद्याओं में पारंगत उस समय का कुलपति होता। साइंस के अलग अलग मैगजीन छपती हैं जिसके अंदर रिसर्च का हवाला दिया जाता है। तो पूरी दुनिया में जब कभी किसी थ्योरी के ऊपर बहस होती थी और पूरी दुनिया में उसका जब निर्णय नहीं होता था, तो वो लोग कहां आते थे? नालंदा में आकर निर्णय करते थे कि ज्ञान विज्ञान की इस बात में, अध्यात्म की इस बात का निर्णय क्या होना चाहिए। तो बख्तियार खिलजी ने, मैं आपको वापस लेकर आता हूं, कुलपति को बुलाया, कुलपति आया और कुलपति से पूछा कि यहां पर क्या है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम ये पढ़ाई करवाते हैं, खगोल शास्त्र की पढ़ाई करवाते हैं, परा अपरा विद्याओं की पढ़ाई करवाते हैं, चिकित्सा की पढ़ाई करवाते हैं, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई करवाते हैं, शिल्प कला की, मूर्ति कला की, एस्ट्रोनॉमी की, इन सब की पढ़ाई हम करवाते हैं, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। तो उसके बाद बख्तियार खिलजी ने पुस्तकालय के बारे में पूछा। तो बख्तियार खिलजी कितना क्रूर था आप अंदाजा लगाइए। उसने कहा कि देखो हमारे पास कुरान है, इस्लाम कुरान को मानता है, तुम्हारी इन पुस्तकों के अंदर यदि वही ज्ञान है, तुम्हारा जो ज्ञान है वो कुरान के अनुसार है या कुरान के विरुद्ध है। अब कुलपति थोड़े समझदार थे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया कि ये तो सिर्फ फिर आदमी है। अब बख्तियार खिलजी आगे खुद ही बोला कि यदि तुम्हारा ये ज्ञान इस कुरान के ज्ञान के अनुसार ही है तो ठीक है, अगर ये तुम्हारा ज्ञान कुरान के अनुसार नहीं है, तो वो कहता कि यदि ये ज्ञान तुम्हारा कुरान के अनुसार है तो इन सारी पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो कुरान है ना, कुरान को ही पढ़ लेंगे, कहां 90 लाख पांडुलिपियां पढ़नी है, ये कुरान है, कुरान को पढ़ेंगे। और यदि इन पुस्तकालय के अंदर, पांडुलिपियों के अंदर वो कोई चीज है जो इस कुरान के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये सब कुछ गलत है, क्योंकि ठीक तो केवल कुरान के अंदर है, बाकी तो कुछ ठीक हो नहीं सकता। तो उसने कहा कि यदि ये सारी चीजें कुरान के अनुसार हैं तो हमारे पास कुरान है, इन सब की जरूरत नहीं है, और यदि ये सारी चीजें कुरान के अनुसार नहीं है तो हमारे पास कुरान है और कुरान के विरुद्ध कोई चीज है, उसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और उस सिरफिरे व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी। 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रही, उसके सेना के सैनिक आग तापते रहे, पानी गर्म करते रहे, पांडुलिपियों को जलाते रहे, और कैसे भारत से ज्ञान विज्ञान जाता था ये नालंदा बताता है। वेनसांग खुद कहता है कि मैंने 400 पांडुलिपियों की यहां पर प्रतिलिपि बनाई। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कोई विद्वान अपने ज्ञान को 1 पांडुलिपि, 2, 5 पांडुलिपियों में लिखता था, वो कहीं एक विशेष स्थान पर रहती थी और अधिकृत व्यक्तियों को उनकी कॉपी करने का अधिकार दिया जाता था। तो वेनसांग ये कहता है कि 400 पांडुलिपियों की कॉपी बनाकर मैं चीन में लेकर गया हूं ताकि भारत से ज्ञान विज्ञान की रोशनी चीन में जा सके।
तो ऐसा ज्ञान विज्ञान भारत का रहता था। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी मानसिक गुलामी है। ये गुलामी कितनी गहरी है, ये गुलामी इतनी गहरी है कि हमें जब कोई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताएगा तो हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं है। हमने नालंदा विश्वविद्यालय को तीर्थ स्थल नहीं बनाया, हमने नालंदा विश्वविद्यालय को अपनी पूजा का स्थल बनाना चाहिए। उसकी कहानी, उसकी स्टोरी एक एक बच्चे को बतानी चाहिए। अपने भारत के अंदर कितनी आत्महीनता की भावना है, आप अंदाजा लगा लीजिए। हमारे भारत के अंदर जब कोई बच्चा बड़ा होता है, पैदा होता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टोरी मैं आपको और सुना देता हूं। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, मैं ये बोलता हूं बार बार और मैं चाहता हूं कि आप भी बोलें इसको। ये जो 2 एग्जाम्पल आप देंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैं जब बाहर गया, तो बाहर मुझे जब स्पेस के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, मिसाइल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान अच्छा था या बुरा था उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन टीपू सुल्तान की सेना में ऐसे एक्सपर्ट थे जो रॉकेट बनाना जानते थे। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान ने रॉकेट का प्रयोग किया था। अब वो रॉकेट के सैंपल अंग्रेज अपने ब्रिटेन के अंदर लेकर गए। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उसके बारे में बातचीत होती है। जो ब्रिटेन का मिलिट्री सेक्रेटरी है उसको वो दिखाए जाते हैं। ब्रिटेन का जो युद्ध सचिव है, मिलिट्री सेक्रेटरी है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात करता है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ठीक है, अगर ये कुछ अच्छी चीज है तो हमें इसके ऊपर भी शोध करना चाहिए और शोध करके हम इसको डेवलप करेंगे। अब वहां पर उस रॉकेट के ऊपर शोध होता है। रॉकेट के ऊपर शोध करके मिसाइल डेवलपमेंट का काम यूके के अंदर होता है। लेकिन यूके क्या मानता है, यूके का बच्चा बच्चा, ब्रिटेन का बच्चा बच्चा ये मानता है कि ये जो विज्ञान है, रॉकेट की टेक्नोलॉजी है, ये भारत से आई है। वहां के बच्चे बच्चे को यकीन है, भारत के वहां के लोग मानते हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पता लगता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत में किसी पार्टी में होते हैं और किसी पार्टी में वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि किसी पार्टी में जब ये चर्चा चल रही होती है कि ऐसे ऐसे मिसाइल विज्ञान है, रॉकेट टेक्नोलॉजी है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भारत का एक व्यक्ति है जो यूनिवर्सिटी का खूब पढ़ा लिखा है, जिसने खूब अंग्रेजी पढ़ी है। वो जब कहते हैं कि अंग्रेजों ने ये रॉकेट का साइंस हमें नहीं दिया होता, तो मिसाइल का विज्ञान नहीं दिया होता, तो ये स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो हो रहा है वो नहीं हो पाता। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसको रोकते हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे हैं, बहुत शांत हैं, बहुत सौम्य हैं, कभी झगड़ा नहीं करते, कभी बहस भी नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में नहीं है। उनकी प्रवृत्ति एक साधु की तरह, एक संत की तरह है, सन्यासी की तरह है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनकी पूरी बात सुनते हैं और फिर कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे इंग्लैंड में गया था और ये जो ज्ञान विज्ञान है ये टीपू सुल्तान की सेना से अंग्रेजों के अंदर गया था। अब वो जो भारत का व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपने आप को समझदार मानता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बात के ऊपर यकीन नहीं है। अगर ये भारत से भी गया है तो भारत में ये टेक्नोलॉजी अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इनसे हमारे पास आई होगी। मतलब उसके अंदर आत्महीनता का, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का इतना भाव है कि वो यकीन नहीं करना चाहता कि अपने देश के अंदर कुछ ज्ञान विज्ञान हो सकता है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहस नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है महोदय, आपको अगर ऐसा मानना है कि अंग्रेजों से पहले भारत के अंदर ये टेक्नोलॉजी भारत की नहीं थी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच इसको लेकर आए होंगे, तो मैं आपको अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको वो पुस्तक, वो प्रमाण दिखाता हूं, जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि अंग्रेजों के पास ये टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान की सेना के रॉकेट से गई और उसी के आधार पर उन्होंने डेवलप की थी और मूल रूप से ये भारत की टेक्नोलॉजी थी। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वो चले जाते हैं। अब 1-2 महीने के बाद दोबारा उनकी मुलाकात होनी है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो सारे पुराने सैंपल वगैरह जो हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेजेंट किए गए और उनकी सारी चीज़ें, जो पुस्तकें वगैरह उस समय के मिलिट्री सेक्रेटरी के जो रेफरेंसेस हैं, जो अलग अलग जगह थे, वो कलेक्ट करके उसको दिखाते हैं। अब वो उनसे मिलते हैं, देखते हैं, सारे प्रूफ देखने के बाद भी अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि ये व्यक्ति अब भारतीय संस्कृति की, भारत के ज्ञान विज्ञान की तारीफ करेगा। अब उस व्यक्ति ने तारीफ नहीं की, सारा सुनने के बाद, सारा देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी वो सिर्फ बुदबुदाया। उसने कहा कि हाँ हो सकता है, अब पता नहीं सच क्या है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि यदि हमें विकसित बनना है तो इस आत्महीनता से, इस इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें भरोसा करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान विज्ञान उन्नत रहा है। तो हमारे भारत में दिक्कत क्या है कि मानसिक गुलामी इतनी गहरी है कि हमें कोई हमारे गौरव की बात करे, हमारे पूर्वजों के सम्मान की बात करे, भारत के स्वाभिमान की बात करे, तो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते, उसको झूठ, उसको गलत ठहराने में गौरव महसूस करते हैं। सोशल मीडिया में आप कुछ अच्छा कहेंगे तो उस अच्छे के ऊपर यकीन नहीं करेंगे,
उसको गलत ठहराने में, अपने पूर्वजों को गाली देने में, अपनी परंपराओं को गाली देने में, अपने त्योहारों को गाली देने में, अपने त्योहारों का मजाक बनाने में, अपने जो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनको गाली देने में ज़्यादा यकीन करते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही जिसमें यह पढ़ाया गया कि बाबर महान था, हुमायूं महान था, फिर अकबर भी महान था, फिर शाहजहां भी महान था, फिर जहांगीर भी महान था, फिर औरंगजेब भी बहुत अच्छा था जिसने 6 लाख मंदिर तोड़े, लेकिन एक मंदिर को यदि 100 रुपये दान में दे दिए तो हमने उसको दानदाता समझ लीजिए, हमने उसको महान समझ लिया। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में छत्रपति शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, बंदा बैरागी को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव जी महाराज को, गुरु नानक देव जी महाराज को, महर्षि दयानंद को, राणा सांगा को, पृथ्वीराज चौहान को, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चाणक्य से लेकर जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसके बारे में क्या कह दिया गया कि ये तो झूठ है, ये तो माइथोलॉजी है, रामायण महाभारत को नकार दिया गया। तो हमारे दिमाग के अंदर एक धूल जमा है। वो धूल क्या जमा है कि हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, हम कभी महान नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज कभी महान थे ही नहीं। हमारे पूर्वज तो बस ऐसे ही अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, उनके पास तो कोई ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं था। पूरे दुनिया का ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी केवल भारत से गया है। तो ये कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाई है। तो जो अपने आप में जो आधुनिकता की दौड़ में पड़े हुए हैं, उनको इसके ऊपर यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक गुलाम है। यदि गिलोय लेने से, अश्वगंधा लेने से, तुलसी लेने से अगर ट्रीटमेंट होता है और पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी ये बताते हैं, तो वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए परम पूजनीय है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया, ये ज्ञान बाहर का है, देवताओं का है, देवता दूसरे ग्रह के हैं, समुद्र मंथन कैसा रहा होगा, आकाश गंगाओं का कोई मंथन रहा हो, कोई ब्लैक होल, कोई वार्म होल की थ्योरी रही हो, लेकिन ये जो ज्ञान है ये 100% अगर हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो एक बात बिल्कुल सत्य है कि ये ज्ञान है, सत्य है, और ये साइंस नहीं है, ये सुपर साइंस है। और जो अश्वगंधा के ऊपर शोध करने का काम पतंजलि ने किया, आप गूगल करने में सब मास्टर होंगे, तो आप गूगल कर लीजिए। दिल्ली आईआईटी और जापान ने भी रिसर्च की थी। रिसर्च क्या की थी कि अश्वगंधा के अंदर कुछ ऐसा कुछ तत्व है, उसको केमिस्ट्री की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ऐसा तत्व है जो कोरोना वायरस को अंदर मल्टीप्लाई होने से रोक लेता है। मल्टीप्लाई होने से रोककर उसके अंदर बाहर ऐसी कोई लेयर बना देता है, उसको ऐसा रोक देता है कि जिससे वायरस का वायरल लोड कम हो जाता है। तो ये वैक्सीन बनाने का, ये काम करने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया है। और विरोध तो होगा, विरोध 100% होगा। ग्लेनमार्क की दवा 103 रुपए की एक टैबलेट है। किसी ने प्रोसेस नहीं पूछा, किसी ने फार्मूला नहीं पूछा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। चारों ओर खुशी है कि ग्लेनमार्क ने दवाई बना दी। पतंजलि ने 4 दिन बाद लॉन्च की तो उसके ऊपर एक एक प्रोसेस बता दिया और फार्मूला सीक्रेट नहीं रखा। ग्लेनमार्क के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अंदर क्या है, रेमडेसिविर के अंदर क्या है, फेविपाइपाविट के अंदर क्या है, हमें नहीं पता। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो बताया है कि आपके घर के अंदर, आपके खेत में, आपके पीछे के बाग में लगने वाली तुलसी है, अश्वगंधा है, जिसके बारे में आप जानते हैं, पहचानते हैं और जिसका कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये जो दवाइयाँ 4 अप्रूव की है ना, मैं इनके ऊपर गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कारण भी नुकसान हो रहा है, रेमडेसिविर के कारण भी लीवर को डैमेज हो रहा है, फेविपाइपाविट के कारण भी डैमेज हो रहा है, और ग्लेनमार्क के बारे में अभी 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी जैसे ही लोग खाएंगे। तो ये अगर पतंजलि ने ऐसी कोई चीज बनाई है जिसका कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, जिसके लिए कोई बड़ा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं कहता हूं कि दवाई कितना लाभ करती है, इफेक्ट भी दिया है, स्टडी भी दी है, सारी चीजें दी हैं। और मैं एक दूसरी बात कहता हूं, मैं तो कहता हूं कोई भी लाभ नहीं करती, लेकिन लाभ नहीं करती तो भी यदि किसी भारतीय संस्था ने, भारतीय एजेंसी ने, रिसर्च की लैब ने यदि आगे बढ़कर एनिमल कंट्रोल ट्रायल किया है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है, एक्टिव कंपाउंड के ऊपर ट्रायल किया है, तो दिक्कत क्या है? सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि शाबाश, बहुत अच्छा, आपने जितना कर लिया उतना बहुत अच्छा, अब इसकी आगे की जांच करने में हम भी आपको सहयोग देंगे, हम एम्स के डॉक्टर को लगाते हैं, ये होना चाहिए। तब ये हमारा सुपर साइंस पूरी दुनिया के सामने हम रख पाएंगे। लेकिन यदि हमें खुद यकीन नहीं होगा, जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता, वो पूरी दुनिया को क्या खिला पाएगा? अगर हम आयुर्वेद के ऊपर बात करें तो पूरी दुनिया में आज चाइना पूरी दुनिया की ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है। पूरी दुनिया में जो 25% प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो चीन करता है। पूरी दुनिया के सोलर सेल की बात करें
तो हर 10 में से 9 सोलर सेल चीन बनाता है। पूरी दुनिया में जूते की बात करें तो पैर में जो पूरी दुनिया में जूता पहनते हैं, हर 10 में से 6 लोग चाइना का जूता पहनते हैं। फोन प्रयोग करते हैं तो पूरी दुनिया में से हर 10 में से 7 व्यक्ति चाइना का फोन प्रयोग करते हैं। हर 10 में से अगर मैं बात करूं तो 60% स्टील प्रोडक्शन करने का काम चीन करता है, 60% सीमेंट प्रोडक्शन करने का काम चीन करता है। कंप्यूटर बनते हैं तो कंप्यूटर की चिप, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, दुनिया में 70% मैन्युफैक्चरिंग करने का काम चीन करता है। जितने सेब उगते हैं उन सेब में हर दूसरा सेब चीन का बना हुआ होता है। बाग में उगाया हुआ ही होता है, मशीनों का तो नहीं बना सकते सेब, लेकिन चीन बनाता है। तो ये चीन जब ग्लोबल हब बन सकता है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, और पूरी दुनिया को जब चीन एक्सपोर्ट कर सकता है तो भारत के अंदर योग है एक्सपोर्ट करने के लिए, भारत के अंदर आयुर्वेद है, और पूरी दुनिया को एलोपैथी से त्रस्त होकर आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद को हम एक्सपोर्ट तब कर पाएंगे, ये काम तो सरकार का था, सरकार को करना चाहिए। सरकार यदि ये काम नहीं कर रही, और पतंजलि ने 300-400 करोड़ रुपए की लागत से यदि रिसर्च लैब बनाई है, वैज्ञानिकों को बुलाया है, कुछ तो ऐसी मशीनें हैं जो पूरे भारत में केवल पतंजलि के पास हैं, दूसरी मशीन सिंगापुर के पास है। ऐसा हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि किसी प्राइवेट संस्था ने डेवलप किया है और उससे यदि वो मानवता की और देश की सेवा करना चाहती है, तो उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका वंदन और अभिनंदन होना चाहिए, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। देखिए, सवाल तब उठाए जाते हैं, कोई व्यक्ति कोई घोषणा करेगा तो क्यों करेगा, उसको कोई लाभ कमाना है। पतंजलि यदि चाहती तो इस कोरोना की किट की कीमत 1000, 1500, 2000 रुपए भी लिख सकती थी, लेकिन पतंजलि का एक सिद्धांत है कि जो लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य में थोड़ा सा 2-4-5% का मुनाफा जोड़कर उसको लोगों के सामने उपलब्ध करवाना है, और जो मुनाफा बचेगा वो भी केवल पूरे का पूरा सेवा में लगाना है। ये पतंजलि का उद्देश्य है, ये पतंजलि करती है। तो हमें पतंजलि का सहयोग करना चाहिए, पतंजलि को प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो लोग पतंजलि का विरोध करते हैं वो कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनको भरोसा नहीं है कि वो इसी भारतीय संस्कृति के, इसी मिट्टी की पैदावार हैं। एक शब्द आता है वर्णशंकर, मैं ये कहूँगा कि उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, उनके अपने परिवार के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर, हमारे जो फोर फादर्स हुए हैं उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। तो कैसे किया गया कि कल पूरी दुनिया में जैसे पूरा सब कुछ फेल हो गया है, जबकि सच ये नहीं है। तो ये बड़ा काम पतंजलि के माध्यम से हुआ है। ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, रिसर्च की मुझे ABCD नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी कि पूरी दुनिया में ये जो चल रहा है, जो विरोध हो रहा है, जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं, और इसमें वामपंथी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, असुर गैंग के लोग, अभद्र शब्दों में, अशोभनीय भाषा में अगर ये चला रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका होने वाला है? इससे नुकसान आप और मेरे जैसे भारतीयों का होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पतंजलि के रूप में, पूज्य स्वामी जी के रूप में, पूज्य आचार्य जी के रूप में कोई व्यक्तित्व मिले हैं जिनके ऊपर देश के लोग आयुष मिनिस्ट्री से ज्यादा भरोसा करते हैं। आयुष मिनिस्ट्री में आयुष मिनिस्टर का पूरा सम्मान है, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, आयुष मिनिस्ट्री जी का क्या योगदान हुआ। तो ये जब तक हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, हम नहीं मांगेंगे, तो पूरी दुनिया को कैसे कर सकते हैं? चीन आज पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा है, भारत को चारों ओर से घेर लिया, पाकिस्तान को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, श्रीलंका को कर्ज दिया है, बर्मा को कर्ज दिया है, बर्मा के साथ साथ जो अपना बर्मा के पड़ोस में बांग्लादेश को कर्ज दिया है, भारत को चारों ओर से घेर रहा है। तो अगर हमें चाइना को उत्तर देना है तो भारत योग आयुर्वेद को, अंदर के मन की शांति को, मेडिटेशन को एक्सपोर्ट कर सकता है, और बहुत बड़ा बाजार पूरी दुनिया में ये है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना ने तो वायरस को एक्सपोर्ट किया था, हम यदि योग आयुर्वेद और ध्यान को एक्सपोर्ट करेंगे तो मानवता भी बचेगी, और इसके साथ साथ एक बड़ा काम होगा। क्योंकि ये लड़ाई केवल पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी, हम सबकी है। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। दुनिया के लोगों के पास तो केवल साइंस है, हमारे पास सुपर साइंस है, और सुपर साइंस की मैंने 2 घटनाएं आज आपको बताई हैं। ऐसी घटनाएं मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जरूर बताएं, और कोई व्यक्ति विरोध करें तो उसका मुंह तोड़ उत्तर दें। हमारे पास तर्क है, तथ्य है, सत्य है और प्रमाण है। हम सर्वश्रेष्ठ थे, पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान हमने दिया है, और पूरी दुनिया को, मानवता को बचाने का काम भी हम करेंगे।
भारत करेगा, लेकिन उससे पहले अपने भारत के लोगों को जगाने का काम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।